नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दिन भर। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के बाद कांग्रेस ने भी कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने 10 मई को होने वाले चुनाव से ठीक पहले जारी घोषणा पत्र में जनता के सामने पार्टी के संकल्पों को रखा। कांग्रेस की ओर से पार्टी अध्यक्ष ने संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि नफरती संगठनों पर कार्रवाई की जाएगी और इस मौके पर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता सिद्धरामैया, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। पीयूष तिवारी बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता फोन लाइन पर। पीयूष तिवारी, कांग्रेस ने भी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। हर एक राजनीतिक पार्टी घोषणा पत्र जारी करके कर्नाटक की जनता को लुभाना चाह रही है। कांग्रेस के इस घोषणा पत्र में क्या है खास? पीयूष, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? तो कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार कर रहे हैं और इसी के साथ साथ कांग्रेस ने भी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पीयूष हमारे साथ बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता फोन लाइन पर। पीयूष, कर्नाटक विधानसभा चुनाव का रण है और ऐसे में कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। क्या है इस घोषणा पत्र में खास? देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र की अगर हम बात करें तो सबसे जो विवादित बात कहीं ना कहीं इसमें भारतीय जनता पार्टी के अनुसार कही गई है वो ये कहा गया है कि पॉपुलर फ्रंट की तुलना कहीं ना कहीं बजरंग दल से बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी ने इस घोषणा पत्र में किया है। और ये भी कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि अगर वो सत्ता पर काबिज होते हैं तो कहीं ना कहीं बजरंग दल को भी बैन लगा देंगे। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी मुख्यालय के बाहर आज दिल्ली में प्रदर्शन भी हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में अगर अन्य चीजों की बात करें तो कई बातों का जिक्र किया है, चाहे गृह ज्योति की बात करें, गृह लक्ष्मी की बात करें, अन्न भाग्य की बात करें, युवा निधि एवं शक्ति की 5 जो गारंटियां हैं वो कहीं ना कहीं दोहराई है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी चूंकि चाहती है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की स्थिति मजबूत बनी रहे। यही कारण है कि इस घोषणा पत्र में अगर हम बात करें तो कई जन कल्याण योजनाओं के साथ साथ गरीबों को मुफ्त अनाज देने की भी बात कही गई है। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में जनता से ये भी वादा किया है कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो गृह ज्योति के तहत करीब 200 यूनिट निःशुल्क बिजली भी दी जाएगी। इसके साथ ही गृह लक्ष्मी में परिवार के मुखिया को 2000 रुपए और कहीं ना कहीं अन्य भाग योजना की अगर हम बात करें उसमें 10 किलोग्राम अनाज देने का भी वादा किया गया है। तो लोक लुभावने वादे आमतौर पर राजनीतिक पार्टियां करती है और कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में भी तमाम तरीके के वादे देखने को मिले हैं। अगर बात करें कांग्रेस पार्टी ने पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए और गाँव में कंपोस्ट खाद केंद्र स्थापित करने के लिए भी कहीं ना कहीं गाय के गोबर को 3 रुपए प्रति किलो खरीदने का वादा किया है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया है। इसके साथ ही ये भी कहा है कि 1 साल के भीतर सभी सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर भर्तियां होंगी। तमाम बातों को जिक्र किया गया है। आंगनबाड़ी कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने। ठीक है पीयूष, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और चर्चा के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार कर रहे हैं। वो कर्नाटक के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर बयान दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने पहले श्री राम को ताले में बंद किया और अब जय बजरंगबली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प ले रहे हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम चाहते हैं देश के सभी राज्य उत्तराखंड की तर्ज पर यूसीसी लागू करें। जून के अंत तक ड्राफ्ट समिति ड्राफ्ट तैयार करके देगी। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हम चाहते हैं देश के सभी राज्य यूसीसी लागू करें। मुख्यमंत्री ने कहा उत्तराखंड की तर्ज पर यूसीसी लागू करना चाहिए। जून के अंत तक ड्राफ्ट समिति ड्राफ्ट तैयार करके देगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली दौरे के तीसरे दिन उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम से मुलाकात की। आपको बता दें कि मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे का तीसरा दिन था। मुख्यमंत्री ने सोमवार को पीएम मोदी से मुलाकात कर उन्हें केदारनाथ का प्रसाद दिया था।
तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी दिल्ली दौरे पर हैं और आज उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम से सीएम धामी ने मुलाकात की। उत्तराखंड बीजेपी के प्रभारी दुष्यंत गौतम से न्यूज वन इंडिया ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि सीएम पुष्कर धामी के साथ शिष्टाचार भेंट हुई है। कैबिनेट विस्तार पर भी केंद्रीय नेतृत्व से हम बात करेंगे। क्या कुछ चर्चा हुई है, आपको दिखाते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम जी हैं। सर, अभी मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड के आए हुए थे, आपसे मुलाकात हुई, किन विषयों को लेकर आज चर्चा हुई है? देखिएगा, मुख्यमंत्री जी एक कर्टसी बैठक के लिए आए थे, क्योंकि यहाँ प्रधानमंत्री से मिलने आए थे, अनेकों नेताओं से मिलने आए थे। तो मेरे पास भी स्वाभाविक एक राजनीति करते करते पारिवारिक संबंध बन जाते हैं, इसलिए आए थे। जब आए थे तो हमें राजनीति का व्यक्ति है तो राजनीति हमें बात करने की होती है। अनेकों बातें थी, मुद्दे थे, संगठनात्मक भी थे, सरकार के भी थे, केंद्र से भी जुड़े हुए थे। सभी पे सकारात्मक बात हुई है और अच्छा, जिस प्रकार से उनके नेतृत्व में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा, उसको समर्पित करते हैं हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। कई लोगों को उत्तराखंड में दायित्व भी दिया जाना है, इसको लेकर भी चर्चा हुई है और कब तक ये दायित्व दे दिया जाएगा? राजनीति में कब तक नहीं होता है, एक ये चरे वेती चलते रहो, काम करते रहो, तो समय आएगा, जल्दी कर देंगे। सर, चंदन रामदास जी की बात करें, अपूर्णीय क्षति उत्तराखंड के लिए थी, लेकिन अगर हम बात करें तो उनकी जगह पर अब किसके नाम पर कहीं ना कहीं चर्चा चल रही है? उनके नाम पर अभी कोई चर्चा वर्चा नहीं चल रही है। अभी उनकी 12 तारीख को और 7 तारीख को उनके जो संस्कार होते हैं वो होंगे। उसके बाद में संगठन जब घोषणा करेगा चुनाव की, तो चुनाव की दृष्टि से देखेंगे, और जहाँ पर मंत्रिमंडल की बात है उसके बारे में भी विचार करेंगे। अभी संगठन के साथ में बैठने नहीं हुआ, जो जैसा हमारा नेतृत्व आदेश करेगा वैसा काम करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल रहेगा। कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए भी घोषणा पत्र जारी कर दिया है और ये कह दिया है कि बजरंग दल को भी कहीं ना कहीं बैन कर दिया जाएगा, क्या कहेंगे आप? देखिएगा, ये उनका परिभाषा और भाषा सारी यही है कि मुस्लिमों के वोट लेने हैं। वो मुस्लिम को, देश के मुस्लिमों को बेवकूफ़ समझते हैं कि वो हिंदुओं को गाली बकेंगे, मुस्लिम उनको वोट दे देंगे। लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री जी ने अपनी कार्य योजनाओं के माध्यम से जिस प्रकार से 80 करोड़ लोगों को भोजन दे रहे हैं, गैस दे रहे हैं और लगातार मकान दे रहे हैं, और हमने जो भी योजना सबका साथ सबके विकास के माध्यम से चलाने का काम किया, एक तो कोने से शुरू किया, दूसरे कोने पे ख़त्म करिए। ना हिंदू देखा, ना मुसलमान देखा, ना सिख देखा, ना ईसाई देखा। आज मुसलमानों के दिल में भी मोदी जी वास करते हैं, लेकिन उनको डर लगता है कहीं ना कहीं, मुस्लिम कर वो हिंदू को डराना चाहते हैं। लेकिन आज सब सामंजस्य से भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहते हैं। जितना भी हथकंडे वो अपना लें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर्नाटक में बनेगी। धन्यवाद सर। थे हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम जी, जिन्होंने तमाम सारे विषयों पर न्यूज इंडिया से बातचीत की। वीडियो अनिस के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। खबर बिहार के औरंगाबाद से है, जहां रफीगंज प्रखंड के कासमा स्थित माओवादी के बहुचर्चित शीर्ष नेता प्रमोद कुमार मिश्रा के आवास सहित उनके कई रिश्तेदार के घर पर एनआईए की टीम ने 4 घंटे तक लगातार छापेमारी की है। और इस छापेमारी अभियान के दौरान स्थानीय पुलिस भी साथ रही है। छापेमारी के दौरान घर में रखे गए कागजात, वाहन, अलग अलग साहित्य और कई सामानों की जांच पड़ताल की गई है। पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 18 एजेंडों पर मुहर लगी है। बिहार सरकार ने 1,78,000 शिक्षकों की बहाली का फैसला लिया है। ये बैठक मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में हुई और सरकार ने पशु और मत्स्य संसाधन, पंचायती राज, नगर विकास और आवास, परिवहन से जुड़े विभागों के अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी। इसके साथ ही वित्त और समाज कल्याण, सहकारिता, स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण, गृह और परिवहन विभाग के महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। और बिहार प्रशासनिक बीपीएससी द्वारा परीक्षा ली जाएगी, यह भी निर्णय मंत्रिपरिषद ने लिया है। और साथ ही साथ इसका जो वेतनमान है उसका भी निर्धारण किया है। वेतनमान में जो प्राथमिक विद्यालय मूल कोटि का जो अध्यापक का मूल पद है वो 25,000 होगा, और जो स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक का मूल वेतन है 28,000 होगा। तो इस पूरे पद का जो सृजन हुआ है, इसमें कुल व्यय होगा 4,629 करोड़ 4,629 करोड़ अनुमानित 46 अरब 29 करोड़ 23 लाख 7,100
20 रुपए का व्यय होगा। वो भी लोग उन्माद पैदा करना चाहते हैं, धार्मिक उन्माद, जातीय उन्माद, वर्ग संघर्ष, क्योंकि इनको उसी के आधार पर सत्ता पानी है। हमारे सांस्कृतिक विरासत और गौरव। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बिहार आने को लेकर सियासत तेज है। पक्ष विपक्ष की बयानबाजी जारी है और इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार के कुछ लोग जातीय और धार्मिक उन्माद पैदा करना चाहते हैं। नीतीश कुमार केवल सत्ता में बने रहने के लिए ये सब करवा रहे हैं। लोग उन्माद पैदा करना चाहते हैं, धार्मिक उन्माद, जातीय उन्माद, वर्ग संघर्ष, क्योंकि इनको उसी के आधार पर सत्ता पानी है। हमारे सांस्कृतिक विरासत और गौरव गाथा को गाने वाले, बताने वाले, उसका सम्मान करने वाले का किसकी ताकत है और हिम्मत है कि विरोध कर लेगा? बिहार उनकी जमींदारी है क्या? बिहार में लालू यादव और उनके परिवार के लोग की जमींदारी नहीं चलेगी। बिहार में सभी बिहारियों की उसका अधिकार है। पटना में चंद्रवंशी संकल्प सम्मेलन को सुशील कुमार मोदी ने संबोधित करते हुए कहा कि जितने भी चंद्रवंशी समाज के लोग हैं वो बीजेपी में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ये हम सभी जानते हैं कि हमारी पार्टी ने पिछड़ों के लिए कितने काम किए हैं। आपको बता दें कि अब 27 मंत्री ओबीसी कैटेगरी समाज से हैं। आज़ादी के बाद ये सबसे पहला मंत्रिमंडल है जिसमें 27 मंत्री पिछड़े जातियों से आते हैं। साथ ही पीएम मोदी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे देश के लोगों ने तो पिछड़ी जातियों वाले लोग को प्रधानमंत्री तक बनाया है, ये भी बीजेपी की सरकार में ही संभव है। साथ ही उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि आगामी चुनाव से पहले अति पिछड़ों की आरक्षण नगर निकाय और ग्राम पंचायत में 20% से ऊपर बढ़ाने का काम किया जाएगा। चुनाव के पहले अति पिछड़ों के आरक्षण नगर निकाय और पंचायत में 20% से बढ़ाने का काम किया जाए ताकि समाज के लोग और बड़ी संख्या में चुनाव जीतकर आ सके। मेरे मित्रों, अभी सुर्खियों में है एक दलित समाज से आने वाले जी कृष्णैया, उनकी हत्या कर दी गई और उनकी हत्या के आरोप में जो लोग जेल में बंद थे उनको कानून में संशोधन करके रिहा कर। भारतीय जनता पार्टी के बाद कांग्रेस ने भी कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए कांग्रेस के घोषणा पत्र की तारीफ की है। अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान की बचत, राहत, बढ़त पक्की करने के बाद ये गारंटी कर्नाटक को भी नई दिशा देगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा कर्नाटक से अनुरोध है कि नफरत और विभाजनकारी ताकत के विरुद्ध भारत को जोड़ने और लोगों को राहत देने वाली कांग्रेस को आशीर्वाद प्रदान करें। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए तमाम प्रमुख राजनीतिक पार्टियां धुआंधार चुनाव प्रचार कर रही है और इसी को देखते हुए कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर्नाटक में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे, जहां पर वो मौजूदा सरकार बीजेपी पर जमकर बरसे। और साथ ही सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान ने गारंटी के साथ देश में सबसे सस्ता 500 रुपए का सिलेंडर और सबसे ज्यादा राशि 25 लाख का चिरंजीवी बीमा दिया। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस कर्नाटक को गारंटी देती है कि महंगाई से राहत के लिए महिलाओं को गृह लक्ष्मी योजना के तहत मासिक 2000 रुपए दिए जाएंगे। अन्नपूर्णा किट की भांति अन्न भाग्य योजना के तहत हर परिवार को 10 किलो फ्री चावल दिया जाएगा। महाराष्ट्र दिन के मौके पर मुंबई के बीकेसी महाविकास अघाड़ी की ओर से आयोजित वज्रमूठ रैली का आयोजन किया गया। आयोजन के दौरान तीनों दल कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और शिवसेना उद्धव गुट शामिल हुए। आयोजन के दौरान तीनों दलों के नेताओं ने भविष्य में सभी चुनावों साथ मिलकर के लड़ने का संकल्प व्यक्त किया है। महाविकास अघाड़ी की तीसरी वज्रमूठ रैली को संबोधित करते हुए शिवसेना उद्धव गुट के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो किसी दल द्वारा प्रधानमंत्री को दी जाने वाली गालियों का समर्थन नहीं करते हैं।
मुंबई के बीकेसी में हुई महाविकास अघाड़ी की सभा पर तंज कसते हुए बीजेपी के विधायक आशीष शेलार ने कहा था कि महाविकास अघाड़ी ने छोटा ग्राउंड किया है और इसी को देखते हुए शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे के विधायक सचिन आहिर ने बीजेपी को चैलेंज करते हुए कहा कि वो कोई भी ग्राउंड दे दे और उसी दिन बीजेपी भी सभा रख ले। देखते हैं कि किसमें जनता ज्यादा आएगी। मौजूद है मुंबई के विधायक और साथ ही साथ शिवसेना के नेता सचिन आहिरे। देखिए, भाजपा की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो ग्राउंड है वो छोटा है और जानबूझकर छोटा ग्राउंड लिया गया है, तो उसके ऊपर आप क्या बोलना चाहोगे? ग्राउंड की कैपेसिटी देखिए, ग्राउंड की संख्या देखिए, सब देखिए, उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है, अगर वो कहते हैं तो हम उनको दावा और चैलेंज करते हैं कि आप जगह बताइए, टाइम बताइए, कौन सी सभा कितनी आप लगाना है, हम लगाना है, आप बताइए। एपीएमसी मार्केट के जो इलेक्शंस हुए थे उसमें जो है महाविकास आघाड़ी ने जो है वो बहुत अच्छी तरीके से विजय प्राप्त की है, तो अभी जो है वो आगे आने वाले चुनाव में जो है वो महाविकास आघाड़ी ऐसे ही एक साथ में एकजुट के साथ ही रहेगी। जिला परिषद में, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, ये सभी इलेक्शनों में इसी तरह से ताकत से लड़ेगी। तो ये थे हमारे साथ मुंबई के विधायक और साथ ही साथ शिवसेना के नेता सचिन आहिरे। कैमरामैन अब्बास शेख के साथ फरियाल सैयद, न्यूज़ 1 इंडिया, मुंबई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज महर्षि मार्कंडेश्वर मंदिर पहुंचे। उन्होंने भगवान शिव की पूजा अर्चना कर कुरुक्षेत्र के जन संवाद कार्यक्रम के दूसरे दिन की शुरुआत की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल सोमवार से 3 दिन के लिए कुरुक्षेत्र दौरे पर हैं। वे जन संवाद कर लोगों की समस्याएं सुनते हुए उनका समाधान करने में लगे हुए हैं। ग्रेटर नोएडा से अगली खबर आपको बता दें, प्रॉपर्टी बिक्री के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी। जमीन खरीद के नाम पर सीनियर पत्रकार के साथ बड़ा फ्रॉड किया गया। पीड़ित का आरोप है दिल्ली पुलिस के पूर्व अधिकारी ने धोखाधड़ी की है। पत्रकार ने 1 करोड़ 3 लाख में प्यारेलाल पुनिया से जमीन का सौदा किया था। ग्रेटर नोएडा के जू सेक्टर में 120 मीटर भूखंड का सौदा हुआ था। एग्रीमेंट के साथ पत्रकार ने 10% रकम 8 लाख रुपए अदा की थी। पैसे लेने के बाद प्यारेलाल पुनिया ने पत्रकार का फोन उठाना बंद कर दिया और गवाहों ने प्यारेलाल पुनिया को फोन किया तो दिखाया पुलिसिया रॉब। तो ठगी के शिकार पत्रकार ने पुलिस अधिकारियों से गुहार लगाई है। शिकायत के बाद मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुट चुकी है और शिकायत पर एडीसीपी ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है। ग्रेटर नोएडा के थाना दादरी इलाके का यह पूरा मामला है। प्रॉपर्टी मैंने खरीदी थी ग्रेटर नोएडा में, तो फ्रॉड हुआ मेरे साथ में, जिनके से एग्रीमेंट हमारा हुआ था। लगभग 8-9 लाख रुपए मेरे पहुंच चुके हैं। जब रजिस्ट्री का टाइम आ रहा है तो उससे पहले ही जो जिनसे मैंने खरीदी है वो शायद दिल्ली पुलिस के कोई पूर्व अधिकारी बताते हैं, तो उनकी धौंस दिखा रहे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी प्रॉपर्टी अब ज़्यादा दामों में बिक रही है। तो मैंने कहा कि भाई एग्रीमेंट हमारा हो चुका है, लीगली तो प्रॉपर्टी हमारी है, आप मेरे नाम करवाओ। तो वो आनाकानी करने लगे। फिर जब जो गवाह थे, गवाह ने जब बात करी तो मेरा नंबर ब्लॉक पे डाल दिया। 21 तारीख से उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा और जो मेरे लोग उनसे बात कर रहे हैं तो गाली गलौज कर रहे हैं। ये प्रॉपर्टी मैं और एक पवन कसाना जी हो रहे हैं, उन्होंने अब वो गवाएं, हम लोगों ने उनसे बात करनी चाहिए। हमारा भी नंबर ब्लॉक पे लगाया, फिर व्हाट्सअप कॉल करी, व्हाट्सअप कॉल करने का प्रयास करके बात करने का प्रयास करा, वो भी हमारा सार्थक नहीं हो पाया। और बदतमीजी, अनपार्लियामेंट, भद्र भाषा जिसको बोलते हैं, गलत शब्दों का जो प्रयोग है वो करने लगे। तो हमें ऐसा लगता है कि उनकी खोट में जो लगता है, क्या ऐसा स्पष्ट है कि उनके मन में बेईमाना आ गया। चूंकि आप बात नहीं कर रहे, पैसा लेके बैठ गए, आप फरार हो, कहाँ हो, गायब हो, हमें नहीं पता। हम आपसे बात करने का प्रयास कर रहे हैं और आप हमसे बात नहीं कर रहे हो। क्योंकि आपने हमारे नंबर ब्लॉक पे लगा दिए, घर जाने का प्रयास कर रहे हो तो आप बदतमीजी करा दी। तो इसका अर्थ यह है कि उनके मन में स्पष्ट तौर पे बेईमाना है। मैं और एक पवन का ये मकान और प्रॉपर्टी का एक डिस्प्यूट के लिए कल पत्रकार महोदय आए थे। उनके द्वारा थाना दादरी क्षेत्र से संबंधित एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिसकी जांच एसीपी द्वितीय दादरी द्वारा की जा रही है और जांच से जो तथ्य आएंगे उस पर हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे।
दिल्ली की तिहाड़ जेल में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या कर दी गई है। फिलहाल पूरी घटना के बाद से दिल्ली पुलिस में हड़कंप मच गया है। मामले की जांच की जा रही है। जानकारी के अनुसार जेल के अंदर दो गुटों में भिड़ंत हुई और इस दौरान गैंगस्टर टिल्लू पर भी जानलेवा हमला किया गया। बाद में तिहाड़ जेल प्रशासन द्वारा जख्मी गैंगस्टर टिल्लू को दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर बाद में उसकी मौत हो गई। देश में पिछले 24 घंटे में आए कोरोना के 3,325 नए केस सामने आए हैं। अब तक 4,049 करोड़ लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 44,000 के पार पहुंच चुका है। देश में बीते दिन कोरोना की वजह से 17 लोगों की मौत हुई थी। खबर बिहार के बांका से है, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बताया जा रहा है कि कटेरिया देवघर मुख्य मार्ग पर तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर धू-धू करके जल गई। गनीमत रही कि कार पर बैठे 5 सवारी इस घटना में बाल बाल बच गए। मिली जानकारी के अनुसार कार पर सवार होकर 5 लोग देवघर में एक शादी समारोह में घर लौट रहे थे और घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। जिला थाना भैनी मियां खां के अंतर्गत गांव किशनपुरा के एक युवक अपनी पत्नी की बेवफाई का शिकार होकर अपनी जान से हाथ धो बैठा है। ये कहना है मृतक के परिजनों का। दरअसल हरजिंदर सिंह नामक युवक अमेरिका का नागरिक था, जो भारत लौटा तो उसकी पत्नी के कथित प्रेमियों ने पति के सिर में गोली मार दी, जिसके बाद वो इलाज के लिए अमेरिका गया, जहां उसकी मौत हो गई। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अपने शबाब पर है। भारी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, लेकिन चारधाम यात्रा के दौरान उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। ऐसे में यात्रा में हो रही अव्यवस्था को लेकर के विपक्ष सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है, जबकि राज्य सरकार के मंत्री कहते हैं कि चारधाम यात्रा सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। एक रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को शुरू हुए 10 दिन से अधिक का समय बीत चुका है। यात्रा की शुरुआत के साथ ही श्रद्धालुओं की कुछ शिकायतें भी अव्यवस्थाओं को लेकर सुनने को मिल रही हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उत्तराखंड के पर्यटन और धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिससे सवाल उठ रहे हैं। यही नहीं, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत भी प्रदेश से नदारद हैं। बता दें कि चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज व्यवस्थाओं को परखने के लिए चार धामों में से किसी भी एक धाम में नहीं गए। ऐसे में कांग्रेस सतपाल महाराज और धन सिंह रावत की भूमिका पर सवाल उठा रही है। बदहाली है, बदइंतजामी है, पड़ावों पर पानी की कमी है, रैन बसेरों की कमी है, रहने वाले होटल्स की कमी है और जोशीमठ जो बद्रीनाथ का पहला पड़ाव है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, 80 करोड़ से ज़्यादा हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, उसकी जो बदहाली है, 1-1.5 साल से वहाँ लोग आंदोलन कर रहे हैं, अभी तक सड़कों में बैठे हैं, कोई सरकार कुछ ध्यान नहीं दे रही है। तो सरकार की तरफ से पूरी उदासीनता है। लेकिन जब मैं गया था गंगोत्री में धन्यवाद देना चाहता हूँ वहाँ के पंडितों और पुरोहितों को कि उन्होंने अपने दम पर यात्रियों को सुविधा देने की कोशिश वो कर रहे हैं, उनकी पूजा अर्चना ठीक से करा रहे, इंतजाम करने की कोशिश वो कर रहे, पूरी ताकत लगा रखी है। लेकिन सरकार अपनी तरफ से बिल्कुल ही उदासीन है और इसका उदाहरण यह है कि प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री कर्नाटका के चुनाव में व्यस्त है, उसको अपने प्रदेश की चारधाम यात्रा से कोई लेना देना नहीं है, उसके लिए चुनाव ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यहाँ का पर्यटन मंत्री भी गायब है, जो पिछले वर्ष भी गायब थे, जिनको यहाँ होना चाहिए था, यात्रियों की सुविधा देखनी चाहिए थे। यात्री परेशान हैं और कई यात्री बिना दर्शनों के वापस लौटे। इस बात में विपक्ष की सच्चाई भी नजर आ रही है। पिछले साल की तरह इस साल भी प्रदेश के पर्यटन मंत्री महाराज चारधाम यात्रा शुरू होते ही गायब हो गए हैं। हालांकि यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उसके लिए 3 IAS अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। लेकिन जिस मंत्री के पास धर्मस्व और पर्यटन विभाग का जिम्मा है, उनकी खुद की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे वक्त पर उत्तराखंड में मौजूद रहें। वहीं इस मामले में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पहले तो सरकार का बचाव करते हैं, जबकि यह भी कहते हैं कि यात्रा सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। चारधाम यात्रा पे जिस प्रकार से मॉनिटरिंग माननीय मुख्यमंत्री जी बार-बार कर रहे हैं और चारधाम यात्रा बहुत अच्छे ढंग से व्यवस्थित रूप से चल रही है। मैं इसको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ कि
29 तारीख को मैं गंगोत्री में था और गंगोत्री में जब मैं था तो वहाँ के यात्रियों से वहाँ की व्यवस्थाओं को लेके मैंने खुद ने वहाँ स्थलीय निरीक्षण किया तो मैंने पाया कि व्यवस्थाएं भी बहुत अच्छी हैं और यात्री भी बहुत संतुष्ट हैं। 22 अप्रैल से शुरू हुई चारधाम यात्रा में अब तक 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। ऐसे में मई और जून में ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं मौसम की वजह से यात्रा में दिक्कतें आ रही हैं। खासकर केदारनाथ और बद्रीधाम में श्रद्धालु बर्फबारी के बीच दर्शनों के लिए घंटों लाइन में लग रहे हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होने लगा है कि जिम्मेदार महकमे के मंत्री प्रदेश से गायब क्यों हैं? न्यूज़ 1 इंडिया के लिए देहरादून से सुदीप जैन की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।